पर छापेमारी की खबर आ रही है। ये छापेमारी के पीछे का ग्राउंड क्या है और क्या कुछ अहम सबूत मिल पाए हैं एसीबी को? देखिए, सबसे पहले एक अपडेट मैं यहाँ पर कर दूं कि अब विमलेश शर्मा डीएलबी डायरेक्टर की बजाय डीएलबी के जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य अभियंता हैं, उनके निजी सचिव हैं। यानी कि विमलेश शर्मा जिनके ठिकानों पे आज ये एसीबी की सर्च कार्रवाई चल रही है, वे डीएलबी के मुख्य अभियंता के निजी सचिव हैं। इसके पहले वे डीएलबी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर के भी निजी सचिव रह चुके हैं। तो पहले विमलेश शर्मा डीएलबी डायरेक्टर के निजी सचिव रहे थे, लेकिन अब वर्तमान में जबकि ये कार्रवाई एसीबी की चल रही है, वे डीएलबी के मुख्य अभियंता के जो निजी सचिव हैं। ये कमरा नंबर 405 है, जो कि डीएलबी जो बिल्डिंग है उसके 3rd फ्लोर पर है। और यहीं पर इसी कमरे में जो अरुण व्यास है मुख्य अभियंता, उनके निजी सचिव विमलेश शर्मा के यहाँ पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल मूलचंद जो कि एसीबी के इंस्पेक्टर हैं, उनके सुपरविजन में यहाँ पर एसीबी की जो एक टीम है वो यहाँ पर सर्च कार्रवाई को, यहाँ पर दस्तावेज खंगाल रही, सर्च कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जो पूरी कार्रवाई है वो डॉक्टर रवि जो कि डीआईजी हैं एसीबी के, और एडिशनल एसपी सुनील सिहाग जो कि जयपुर ग्रामीण के एसीबी के जो एडिशनल एसपी है, उनके मॉनिटरिंग में पूरा काम चल रहा है। फिलहाल इंस्पेक्टर मूलचंद जी, क्या शिकायतें मिलती, किस वजह से आप टीम यहाँ पर आई है? ये तो डिटेल में था, अब हमें सियाग जी, सुनील सियाग जी एडीसी साहब से बात कीजिए, डिटेल में वही बता पाएंगे। हमको तो इसकी इस अधिकारी की ऑफिस की सर्च के आदेश मिले हैं, वो सर्च कार्रवाई चल रही है। विमलेश जी मिले आपको यहाँ पर? विमलेश जी नहीं है यहाँ, उनके स्टाफ के हैं, उनकी उपस्थिति में। कितनी देर पहले आप लोग यहाँ पर आए थे? क्या सर्च कार्रवाई, क्या शिकायतें मिली थी बेसिकली? नहीं, शिकायत तो आप आईओ है सुनील सियाग जी, उनसे बात कीजिए। हमको तो सर्च कोर्ट का वारंट है हमारे पास में, वारंट के आधार पर सर्च कार्रवाई कर रहे हैं। विमलेश जी छुट्टियों पर है या कहाँ? विमलेश जी का तो अभी ये बता रहे हैं कि कल तक तो छुट्टी पे थे, आज ये ऑफिस आए नहीं है अभी। आज आए नहीं? आज पता नहीं, कहीं और भी कार्रवाई चल रही है? नहीं, मुझे पता नहीं है। तो ये है मूलचंद इंस्पेक्टर जो कि बता रहे हैं कि अभी फिलहाल विमलेश शर्मा यहाँ पर नहीं, लेकिन स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। स्टाफ, आप यहीं पे स्टाफ के सर, क्या शिकायतें मिल रही थी, क्यों आए हैं? तो शिकायत के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है कि आज सर्च वारंट लेके आए हैं, उसके भी यहाँ पे सर्च हो रहा है। सर्च वारंट किस चीज का है ये पूछ लीजिए। तो ये है स्टाफ के लोग जो बता रहे हैं। तो एसीबी जो है कोर्ट सर्च वारंट लेकर के यहाँ पहुंची थी, उसके बाद ही सर्च कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और बताया जा रहा है कि विमलेश शर्मा के और भी जगहों पर ये ऑफिस है, और ऑफिस के अलावा अन्य जगहों पर भी ये सर्च की कार्रवाई चल रही है। तो फिलहाल सुनील सियाग जो कि एडिशनल एसपी हैं एसीबी के, उन्होंने उनके डायरेक्शन में यहाँ पर आज एसीबी की टीम को यहाँ पर भेजा गया था, इंस्पेक्टर मूलचंद को यहाँ भेजा गया, जिसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की। लेकिन कार्रवाई के दौरान विमलेश शर्मा जो कि निजी सचिव है, वे यहाँ पर ठीक है। विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट लेते रहेंगे आपसे इस खबर पर। फिलहाल आपको बड़ी खबर बता रहे थे कि जयपुर में जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और निजी सचिव विमलेश शर्मा के 6 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई एसीबी के द्वारा की गई है। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि नीट पेपर लीक मामले में जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है। नीट परीक्षा में सिस्टमैटिक चूक नहीं, ऐसी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस नीट को लेकर ये परीक्षा निरस्त की जाए, परीक्षा खारिज की जाए, इसकी मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को, ये जो याचिका थी इसको लेकर फैसला आ गया। उन्होंने कहा कि दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि नीट परीक्षा सिस्टमैटिक चूक इसमें नहीं हुई थी। लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था, बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक की जो घटना नीट मसले में हुई थी, जो 5 मई को जिस नीट की परीक्षा देश भर में हुई थी, मेडिकल की परीक्षा है ये, और उसके बाद आपको बता दें इस पर बवाल मचा जैसे ही रिजल्ट आया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ कई बार रुख किए और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला भी सुनाया। लेकिन सबसे जो जुड़ा, सबसे अहम जो फैसला था कि क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से दोबारा कराने की याचिकाओं पर सहमति भरता है, उनके पक्ष में ये डिसीजन देता है कि नहीं देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए कह दिया कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट जो परीक्षा थी वो सिस्टमैटिक वे से हुआ, सिस्टमैटिक चूक नहीं थी। जो लेवल था केवल हजारीबाग और पटना तक ही ये सीमित था लीक का, बड़े पैमाने पर इसमें कोई लीक नहीं हुआ है। ऐसी बड़ी बात नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। और अब बात बगरू से बड़ी खबर की, जहां खुले चैम्बर में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। परिजन और ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया है। शव का पोस्टमार्टम कराने से बच्चे का इनकार कर दिया गया है।
मोर्चे के बाहर रास्ता भी जाम कर दिया गया। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा की मांग की जा रही है। संविदा पर नौकरी देने की भी मांग रखी जा रही है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। ग्रामीणों से लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास जारी है। आपको बता दें कि शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया गया। यही जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जेसीबी, जहां बुलडोजर लगा है, जेसीबी नजर आ रही है। इसी जगह, इसी गड्ढे पर एक बच्चा गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। अब ग्रामीण गुस्साए में है, परिजन गुस्साए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये लापरवाह अधिकारियों की वजह से आज हमने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया, हमने मासूम अपने बच्चे को खो दिया। और उन्होंने कहा कि साफ तौर पर बच्चे की मौत पर पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि संविदा पे नौकरी चाहिए, 50 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए, साथ ही जो भी लापरवाह अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बड़ी तादाद में तस्वीर में आपको दिख रहे हैं जिसमें बच्चे के परिजन और ग्रामीण मौजूद हैं। लगातार वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुकी है, समझाइश का दौर जारी है। लेकिन सवाल अभी भी है कि लापरवाह अधिकारी जिनकी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, क्या उसकी जान वापस आ सकती है? नहीं। हीरालाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, अभी क्या वहां पर सिचुएशन है, परिस्थिति क्या? परिजन और ग्रामीण मानने के लिए तैयार हैं क्योंकि पोस्टमार्टम कराना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए बगरू कस्बे का पूरा मामला है जहां कल दिन में एक 12 वर्षीय बालक खुले चैम्बर में गिर गया था। इसके बाद करीबन 5 घंटे बाद बालक का शव रेस्क्यू टीम ने ढूंढा था और पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को अस्पताल में रखवाया था। लेकिन आज परिजन और जो ग्रामीण हैं वो इस घटना को लेकर आक्रोशित हैं। उन्होंने धरना दे दिया है, सड़क पर बैठकर रास्ता जाम कर दिया है। उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही एक सदस्य को संविदा पे नौकरी देने के अलावा जो इस पूरे मामले में जो दोषी अधिकारी हैं, जो लापरवाह अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद ही वो पोस्टमार्टम करवाएंगे। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से लगातार समझाइश कर रही है, लेकिन ग्रामीण है अपनी मांग पर है। उनका कहना है कि अगर जो दोषी अधिकारी हैं वो लापरवाही नहीं बरतते और जो खुला चैम्बर था उसको बंद कर देते, समय से पहले उसको बंद कर दिया जाता, तो शायद यह हादसा घटित नहीं होता। क्या कोई अधिकारी इस पे जवाब देने के लिए तैयार है अपनी लापरवाही पर? जी देखिए, जब ग्रामीणों ने यहाँ धरना शुरू किया और धरने पे बैठ के और उनकी मांग जब अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है, पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है। नगर पालिका के अधिकारियों को मौके पे बुलाने की जो मांग है वो लगातार ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। नगर पालिका के अधिकारियों को पुलिस ने सूचना दे दी है। जब अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे उनसे वार्ता होगी, उसके बाद ही पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और अब बात बड़ी खबर की, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राज्यपालों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू की अध्यक्षता में यानी कि जो 2 दिन का सम्मेलन चल रहा है उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा और इस सम्मेलन में उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी और जिसको लीड कर रही है खुद राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। और केदारनाथ में ऑपरेशन जिंदगी चल रही है क्योंकि अब बात उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा की करेंगे। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर बुधवार की रात बादल फटा था, जिसके बाद यहां तबाही हुई और पैदल रास्ते तबाह हो गए। इस दौरान कई तीर्थयात्री फंस गए, जिनका कल रात 11:30 बजे तक रेस्क्यू किया गया। अभी तक करीब 4000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और आज भी हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू हो रहा है। लिनचौली से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए सेना का MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ आपदा में राहत और बचाव कार्य में SDRF के साथ ही NDRF की टीमें जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस केदारनाथ पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जो भी जरूरी सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो उत्तराखंड पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ जाती हैं जब उत्तराखंड में, जब केदारनाथ में वो भयंकर सैलाब आया था। एक बार फिर से इसी तरह मूसलाधार बारिश और बादल फटने की वजह से जिस तरह से यहाँ पर वो आपदा फिर से हुई, वो मंजर, वो दौर फिर से लोगों के सामने एक बार गुजर गया।
उत्तराखंड में आसमान से आफत जो बरसी है उसके लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ अपनी पूरी जान लगा दी है कि किसी तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि रास्ते खराब हो चुके हैं, रास्ते पे मलबा है, रास्तों से रेस्क्यू हो नहीं सकता, इसलिए पहाड़ों के बीच से और कोई अलग रास्ता एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से निकाला गया है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। 4000 यात्रियों को, श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों पर फिसलन है। धीरे धीरे लोगों का रस्सी के जरिए एक एक करके, एक एक के सहारे नीचे उतरने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं रात में जो रेस्क्यू की, और दूसरी तस्वीर जहां MI-17 और चिनूक से जहां पर सहारा लिया जा रहा है। उत्तराखंड में ये आफत की बरसात और बादल फाड़ तबाही की भयावह तस्वीर है। पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ। इसी त्रासदी की एक तस्वीर नैनीताल से आई, जहां एक कार पानी में बह गई। इसमें सवार लोग वक्त पर कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। बादल फटा, अब तक 10 की मौत। उत्तराखंड में अचानक हुई भयानक बारिश की वजह से कहीं पुल बह गए, कहीं सड़कें धंस गईं, कहीं घर और दुकान के साथ लोग भी बह गए और कहीं पुल ही बह गए। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, नदी नाले खतरनाक रूप में हैं और टिहरी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में बारिश वाला कर्फ्यू। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से कर्फ्यू जैसी स्थिति। राज्य में तीर्थ यात्रा पर आए लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। केदारनाथ धाम के पास मंदाकिनी नदी खतरनाक रूप में है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है और आपदा में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर है, तो बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में बारिश का विस्फोट। कुल्लू में फटा बादल बम, मंडी में तबाही। लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राहिमाम। आसमानी तबाही पहाड़ पर फिरा। बादलों की दहाड़, मुसीबत में पहाड़। कुदरत के शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशालकाय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें, जहां रोम के खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को लीन लिया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें, जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम ये हो चुका है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी, वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें
इस बात की गवाही देती है कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि इस सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आए बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर ये हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि न तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और न ही ज्यादा अपने घरों से निकलें। और अब बात कोटा से वाहिद मुल्तानी पर जानलेवा हमला किया गया है। बदमाश अब्दुल सलाम पठान ने चाकू से हमला किया है। गंभीर घायल मुल्तानी को हॉस्पिटल ले जाया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं मुल्तानी। तो भाजपा नेता के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। भाजपा नेता अब्दुल वाहिद मुल्तानी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक भी हैं मुल्तानी। ये भी बताते चले कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब इनको गंभीर घायल अवस्था में मुल्तानी को हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। बताया ये जा रहा है कि बदमाश अब्दुल सलाम पठान ने चाकू से हमला किया है भाजपा नेता अब्दुल वाहिद मुल्तानी पर। अब ये चाकू से हमला बदमाश अब्दुल सलाम पठान ने मुल्तानी को पर क्यों किया है, ये बड़ा सवाल है, कार्रवाई का विषय है। फिलहाल गंभीर अवस्था इनकी बताई जा रही है। पूर्व जो भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके अल्पसंख्यक के मुल्तानी, उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया है। प्राथमिक उपचार उनका शुरू कर दिया जा चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हिमांशु हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्यों भाजपा अल्पसंख्यक के पूर्व अध्यक्ष के ऊपर हमला किया गया है और अभी क्या इनकी अपडेट है, हेल्थ अपडेट भी बताइए। देखिए, आपसी रंजिश बताई जा रही है इस पूरी घटना की वजह। भाजपा नेता है अब्दुल वाहिद मुल्तानी, जिन पर ये पूरा जानलेवा हमला पेश आया है। बदमाश अब्दुल सलाम पठान ने ये चाकू मारे हैं, चाकू मार करके उन्हें घायल किया है और फिलहाल अगर बात करें तो घायल मुल्तानी को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल वाहिद मुल्तानी रह चुके हैं और इसके साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक भी जो वाहिद मुल्तानी है वो है। कोटा का जो कैथूनी पोल इलाका है जिसकी ये घटना है और कैथूनी पोल इलाके में ही अब्दुल वाहिद मुल्तानी का निवास है, जिसके आसपास की ये पूरी की पूरी घटना बताई जा रही है। कैथूनी पोल थाना पुलिस इस पूरे मामले में घटना होने के बाद अब जांच में जुट गई है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो बहुत गंभीर जो है घायल है और अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में अपनी पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। और क्या बदमाश अब्दुल सलाम पठान जिसने जानलेवा हमला किया है मुल्तान जी पे, उनको क्या गिरफ्तार किया जा चुका है? देखिए, मौके से अब्दुल सलाम पठान घटना को अंजाम देने के बाद में फरार हो गया। इसके बाद में मौके पर पुलिस पहुंची। घायल अवस्था में अब्दुल वाहिद मुल्तानी को अस्पताल ले जाया गया। अब चूंकि पुलिस तक मामला पहुंच गया है, अब्दुल सलाम पठान की जो तलाश है वो पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।
और अब धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां योगी बाबा रुद्रनाथ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल पर कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हैं योगी बाबा रुद्रनाथ। सावन महीने में शहर में मीट की दुकान बंद कराने की मांग रखी गई है और उसको लेकर कलेक्ट्रेट के सामने सीधे धरने पर बैठ गए हैं। योगी बाबा रुद्रनाथ ने 30 जुलाई को जिला कलेक्टर से मुलाकात की थी और उसके बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी मांग को नहीं माना गया। इसलिए अब सीधे योगी बाबा रुद्रनाथ कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। दुकान मीट की दुकान बंद करने की मांग इनके तरफ से की जा रही है। इस पक्ष में 30 जुलाई को जिला कलेक्टर से मुलाकात भी की थी। अब भूख हड़ताल पर आगे आ गए हैं और कलेक्ट्रेट के बाहर आप देख रहे हैं योगी बाबा रुद्रनाथ को, जो भूख हड़ताल पर कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हुए हैं। मांग इनकी ये थी कि मीट की दुकानें बंद की जाए और इसी परिवेश में इन्होंने 30 जुलाई को मुलाकात भी की थी। और इधर महाराष्ट्र के सतारा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया, जिससे लड़की की मौत हो गई। मृतक लड़की मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। वहीं आरोपी ध्रुव चिक्कर हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। आरोपी ध्रुव ने अपनी गर्लफ्रेंड आरुषि को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि ध्रुव को शक था कि आरुषि का किसी और लड़के से भी संबंध है। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और इसी दौरान ध्रुव ने आरुषि को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। और मध्य प्रदेश के चर्चित आईएएस अधिकारी नियाज खान का उपन्यास फिर सुर्खियों में है। नियाज खान का उपन्यास वॉर अगेंस्ट कलयुग में सनातन राष्ट्र को लेकर समर्थन किया है। उपन्यास में नियाज खान ने कई विवादित मुद्दे उठाए हैं। नियाज खान ने इस उपन्यास में लिखा है कि सनातन राष्ट्र में ब्राह्मण शिक्षा और पूजा पाठ का काम करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब नियाज खान विवादों में हों। इससे पहले भी अपने बयानों और उपन्यासों को लेकर वो विवाद में रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। फिर विवादों में नियाज खान। वॉर अगेंस्ट कलयुग पर विवाद। सनातन राष्ट्र का किया समर्थन। एमपी के बहुचर्चित आईएएस अधिकारी नियाज खान एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार नियाज खान के उपन्यास वॉर अगेंस्ट कलयुग को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें नियाज खान ने सनातन राष्ट्र का समर्थन किया है। उपन्यास में नियाज खान ने कई विवादित मुद्दे उठाए हैं। नियाज खान ने इस उपन्यास में लिखा है कि सनातन राष्ट्र में ब्राह्मण शिक्षा और पूजा पाठ का काम करेंगे। ब्राह्मण राष्ट्र के मार्गदर्शक होंगे। इन्हें सनातन पति नाम दिया है। सनातन पति यानी धर्म का केंद्र बिंदु, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार होगा। उन्होंने अपनी किताब में बॉलीवुड को सनातन की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया है। ऐसा नहीं है कि आईएएस नियाज खान पहली बार विवादों में रहे हैं। नियाज खान का विवादों से पुराना रिश्ता है। इससे पहले नियाज खान ने मुसलमानों को कई धर्मांतरण और गौ रक्षा को लेकर सलाह दी थी। साथ ही कश्मीर फाइल और इन तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आगे देखिए आप 100 गांव 100 खबर।